गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपके बीएड क्लीनिंग। बीएड इसके अंदर जो क्लीनिंग किस प्रकार से की जाती है, इससे पहले इसके अंदर आपको बताया गया था डिफरेंट जो टॉपिक है इसके अंदर रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म में अलग अलग इसके अंदर प्रकार से, जैसे रियरिंग प्रोसेस जो किया जाता है इसके अंदर, इसमें पहले संक्रमण को कैसे हटाया जाता है, उसके बाद में ब्रशिंग कैसे की जाती है, सफाई कैसे की जाती है, लार्वा को भोजन देने के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखी जाती हैं। इसके अलावा स्पेस या खाली स्थान, मतलब जैसे इसके अंदर कह सकते हैं एग या अंडों की संख्या, डेवलपमेंट जब होता है इसके अंदर कह सकते हैं उसकी साइज बढ़ती है, तो खाली स्थान इसके अंदर कैसे किया जाता है जिसके कारण उससे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके और उसकी ग्रोथ हो सके। उसके अलावा बेड क्लीनिंग, बेड को कैसे क्लीन करना है। उसके बाद इसके निर्मोचन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए माउल्टिंग के समय, और इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं माउल्टिंग किस प्रकार से की जाती है। इसमें जैसे आपको डिफरेंट इसके अंदर जो टॉपिक बता चुके हैं, नेक्स्ट होगा इसके अंदर जैसे बेड क्लीनिंग। बेड इसके अंदर कह सकते हैं जो किया जाता है जहां पर इसके अंदर पर्टिकुलर उस इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल के अंडों को रखा जाता है या डेवलपमेंट करवाया जाता है, उसको क्लीन कैसे रखना है, उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे फर्स्ट हो सकता है रेशम कीट के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं प्रत्येक बार भोजन करने के बाद कुछ अनुपयोगी इसके अंदर कह सकते हैं शहतूत की जो पत्तियां होती हैं ट्रे में इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि जब वो भोजन करते हैं तो इसके अंदर पूरा इसके अंदर कह सकते हैं शहतूत की पत्तियों को नहीं खा पाते हैं, तो बचा हुआ जो भी भोजन होता है इसके अंदर कह सकते हैं उनको वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि अपशिष्ट इसके अंदर कह सकते हैं मृत लार्वा जो होते हैं इसके अंदर कह सकते हैं वहां पर भी इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे लार्वा भी इकट्ठे हो जाते हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, तो डेथ इसके जो लार्वा होता है उनका आगे किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं रहेगा, उससे ना तो सिल्क का निर्माण होता है, ना अंडे का उत्पादन होगा, ना उससे नया जंतु बनेगा। इसलिए ऐसे इसके अंदर कह सकते हैं लार्वा को इसके अंदर कह सकते हैं इकट्ठा जो किया जाता है और उनको वहां से हटा दिया जाना चाहिए, या इसके अंदर कहा जाता है सभी को इसके अंदर कह सकते हैं साफ किया जा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं वहां पर यदि इसके अंदर कह सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट इसके अंदर ज्यादा इकट्ठे हो जाता है, एनिमल में इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो उस ट्रे में इसके अंदर कह सकते हैं क्या हो जाए, इसके अंदर कह सकते हैं गार्बेज या कचरे का एक ढेर लग जाता है। उसकी इसके अंदर कह सकते हैं उसका क्या नुकसान हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वहां पर ग्रोथ हो सकती है, बैक्टीरिया या वायरस की वहां पर ग्रोथ हो सकती है, जो कि उस सिल्कवर्म में डिजीज कॉज कर सकते हैं, रोग उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए इसके अंदर कह सकते हैं वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इसके अंदर कह सकते हैं रोकने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वहां पर इसके अंदर या सूक्ष्म जीवों की जहां पर ग्रोथ हो सकती है उस कचरे के ढेर के कारण, तो इसलिए आवश्यक होता है कि समय समय पर इस कचरे को इसके अंदर कह सकते हैं गार्बेज को वहां से हटाया जाए, जिससे बेड इसके अंदर कह सकते हैं क्लीन या इसके अंदर कह सकते हैं बेड को साफ करना कहा जाता है। बेड मतलब इसके अंदर जो ट्रे जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं पर्टिकुलर लार्वा को रखा जाता है भोजन के साथ में, तो भोजन का भी कचरा हो जाता है, मृत इसके अंदर लार्वा भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो जब ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं तो सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ करवा सकते हैं। इसको रोकने के लिए बेड क्लीनिंग की जाती है। बेड क्लीनिंग के लिए इसके अंदर कह सकते हैं किसका उपयोग किया जाता है, या तो भूसी का उपयोग किया जाता है ट्रे में, इसके अंदर कह सकते हैं जो भूसी पाई जाती है इसके अंदर कह सकते हैं उसको इसके अंदर कह सकते हैं बिछाकर क्लीनिंग की जा सकती है एक साथ में, या इसका नेट या जाली के द्वारा किया जा सकता है। जाली में क्या होगा, इसके अंदर कचरा तो इसके अंदर कह सकते हैं नीचे चला जाएगा, ऊपर जो लार्वा होते हैं इसके अंदर कह सकते हैं उस जाली के ऊपर रह जाते हैं, तो इस प्रकार से इसके अंदर बेड की क्लीनिंग की जाती है। फर्स्ट इंस्टार अवस्था जो पाई जाती है उसके दौरान बेड क्लीनिंग इसके अंदर कह सकते हैं एक बार, निर्मोचन के दौरान इसके अंदर कह सकते हैं द्वितीय इंस्टार अवस्था के दौरान इसके अंदर कह सकते हैं बेड क्लीनिंग 2 बार, और तृतीय इंस्टार अवस्था जो होती है उसके दौरान 3 बार इसके अंदर कह सकते हैं, और फोर्थ और फिफ्थ इंस्टार अवस्था होती है उसके दौरान दिन में 1 बार इसके अंदर बेड क्लीनिंग करनी चाहिए। तो बेड क्लीनिंग का समय भी सबके लिए अलग अलग होता है कि फर्स्ट इंस्टार अवस्था है तो केवल 1 बार करनी है, इसके अलावा निर्मोचन के दौरान है, द्वितीय इंस्टार अवस्था है तो 2 बार करनी है, और फोर्थ और फिफ्थ इंस्टार अवस्था है तो उसके दौरान दिन में केवल 1 बार इसके अंदर बेड क्लीनिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट हो सकता है इसके अंदर केयरिंग ड्यूरिंग माउल्टिंग, निर्मोचन के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इसके अंदर कह सकते हैं केयरफुलनेस वहां पर रखनी चाहिए। रेशम कीट की जो व्यावसायिक इसके अंदर उपजातियां हैं, जो भी कॉमर्शियल रेसेज होती हैं, मतलब जिससे इसके अंदर आप सिल्क का उत्पादन करते हैं, व्यवसाय या बिजनेस के लिए उसको उपयोग में कर रहे हैं, तो ऐसी उपजातियां जो होती है इसके अंदर कह सकते हैं उसमें जो निर्मोचन 4 बार होता है, तो इसमें ऐसी जो इसके अंदर कह सकते हैं जो स्पीसीज होती है या रेसेस जो होती है इसके अंदर कह सकते हैं उनको मल्टी वॉल्टाइन भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे एक इसके अंदर साल में एक बार ही रेशम कीट का उत्पादन होता है तो उसको यूनिवॉल्टाइन कहते हैं,
2 बार होता है तो उसको बाई वोल्टाइन कहा जाता है, 2 से ज्यादा होती है उसको मल्टी वोल्टाइन कहा जाता है। तो साल में 4 बार इसके अंदर कह सकते हैं इससे निर्मोचन जो होता है 4 बार होगा, तो 4 बार निर्मोचन होगा तो इसके अंदर कह सकते हैं उसमें 4 बार इसके अंदर कह सकते हैं नए एनिमल का भी निर्माण होगा, अंडों का उत्पादन भी होता है, लार्वा का भी निर्माण होता है। तो व्यावसायिक जो इसके अंदर कह सकते हैं रेसेज या उपजातियां जो होती है उसमें निर्मोचन 4 बार होता है। इस दौरान इसके अंदर कह सकते हैं जब भी निर्मोचन की क्रिया होती है, इंसेक्ट जो होता है, रेशम कीट जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं भोजन लेना बंद कर देता है, इंसेक्ट उस समय भोजन नहीं लेता है। और माउल्टिंग क्या होती है इसके अंदर कह सकते हैं इसमें पुरानी त्वचा को रिमूव किया जाता है, या जिसे कहा जाता है इसके अंदर व्रिगल आउट ओल्ड स्किन। ओल्ड स्किन को इसके अंदर व्रिगल आउट, जैसे सांप में भी होती है इसके अंदर माउल्टिंग, जो ऊपर की त्वचा को हटाया जाता है, तो रेशम कीट में भी इस प्रकार से माउल्टिंग पाई जाती है। नई तथा कोमल त्वचा के साथ इसके अंदर कह सकते हैं बाहर निकलता है। एनिमल जो होता है इसके अंदर अब उसमें स्किन जो होती है इसके अंदर नई जो बनेगी वो सॉफ्ट होती है और नई स्किन होती है, उसके साथ में एनिमल बाहर निकलता है और ओल्ड या पुरानी त्वचा को इसके अंदर इसमें से रिमूव किया जाता है, जो कि माउल्टिंग के दौरान प्रोसेस पाया जाता है। निर्मोचन के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? निर्मोचन के समय सबसे पहले इसके अंदर कह सकते हैं उचित समय पर भोजन देना बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि निर्मोचन इसके अंदर कह सकते हैं प्रारंभ हो चुका है उसके बाद भी भोजन इसके अंदर देते जा रहे हैं, तो निर्मोचन स्टार्ट होते ही इसके अंदर कह सकते हैं भोजन इसके अंदर देना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि लार्वा अवस्था में जब भोजन की आवश्यकता ज्यादा होती है उस समय भोजन इसके अंदर जैसे आपको बताया गया था कि अलग अलग क्वांटिटी में दिया जाता है, लेकिन निर्मोचन प्रारंभ होते ही उसमें फूड देना बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा पुनः प्रारंभ करें भोजन इसके अंदर कह सकते हैं वापस कब प्रारंभ करना चाहिए? जब इसके अंदर पर्टिकुलर टाइम हो, निर्मोचन हो रहा है उसके दौरान बीच में कभी भी भोजन नहीं देना चाहिए, जिससे इसके अंदर कह सकते हैं उसमें यूनिफॉर्म ग्रोथ हो सके। नहीं तो इसके अंदर कह सकते हैं कुछ एनिमल जो होंगे इसके अंदर कह सकते हैं उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, कुछ एनिमल की ग्रोथ इसके अंदर कम हो जाती है, नॉर्मल साइज से भी कम रह जाते हैं, कुछ इसके अंदर कह सकते हैं ओवर ग्रोथ भी हो सकती है। लेकिन सभी की ग्रोथ समान रूप से हो या यूनिफॉर्म ग्रोथ हो, इसके लिए इसके अंदर कह सकते हैं इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं जिस स्थान पर भोजन दिया जाता है, अंडे निकलते हैं, लार्वा का निर्माण होता है, एनिमल का डेवलपमेंट होता है, उसको ड्राई भी रखना चाहिए, सूखा रखना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन वहां पर नहीं हो। इसके अलावा लेबेक्स एक रेशम कीट के बेड को संक्रमण रहित करने का अद्वितीय तरीका है। मतलब लेबेक्स इसके अंदर कह सकते हैं एक तरीका होता है जिसके कारण इसके अंदर जो रेशम कीट होता है जहां पर इसके अंदर वो पाया जाता है उस बेड को इन्फेक्शन फ्री रखा जा सकता है। कैसे? रेशम कीट में रोगों को रोकने में उपयोग में लाया जाता है। इसको इसके अंदर इंसेक्ट में इसके अंदर कह सकते हैं किसी प्रकार की डिजीज नहीं हो, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। और लेबेक्स को इसके अंदर कह सकते हैं क्या किया जाता है? सामान्य उपलब्ध रसायन के द्वारा इसके अंदर बनाया जाता है। तो ये भी इसके अंदर कह सकते हैं क्या होता है? एक प्रकार का केमिकल ट्रीटमेंट ही होता है, जिसमें इसके अंदर नॉर्मल जो भी केमिकल होते हैं जो उस इसके अंदर कह सकते हैं रेशम कीट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उसके कॉम्बिनेशन के द्वारा, अलग अलग केमिकल के कॉम्बिनेशन के द्वारा एक ऐसा रसायन बनाया जाता है जिसको लेबेक्स कहा जाता है, जो कि इसके अंदर इसके अंदर कह सकते हैं बेड को इन्फेक्शन फ्री रखेगा। और बेड में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा तो इसके अंदर कह सकते हैं जो इंसेक्ट वहां पर पाए जाते हैं उसमें भी किसी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं फैलेगा। तो बेड को संक्रमण फ्री रखने के लिए इसके निर्मोचन के समय भी जैसे लेबेक्स इसके अंदर कह सकते हैं केमिकल का ट्रीटमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट हो सकता है इसके अंदर माउंटिंग जो की जाती है। माउंटिंग इसके अंदर कह सकते हैं इससे जो तात्पर्य होता है, माउंटिंग का अर्थ क्या होता है इसके अंदर? माउल्टिंग अलग होती है, उसमें तो स्किन या त्वचा हटती है, एक होता है माउंटिंग। माउंटिंग में इसके अंदर कह सकते हैं कीट को माउंटेज पर स्थानांतरित करने की जो इसके अंदर कह सकते हैं क्रिया होती है। एक इसके अंदर कह सकते हैं स्थान जहां पर इसके अंदर कह सकते हैं पर्टिकुलर एनिमल को ट्रांसफर करना या स्थानांतरित करना, उसको आलंबन या माउंटिंग कहा जाता है। और पुरानी त्वचा हटती है उसको इसके अंदर कह सकते हैं माउल्टिंग कहते हैं। तो इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं जैसे माउंटेज पर कीट जो इसके अंदर कह सकते हैं रेशम को इसके अंदर कह सकते हैं बाहर निकालता है। तो माउंटेज इसके अंदर कौन सा स्थान होता है? जहां पर जो इसके अंदर इंसेक्ट में जो रेशम बना है, सिल्क जो बना है, उस रेशम को इंसेक्ट के द्वारा बाहर निकाला जाता है, उस स्थान को इसके अंदर कह सकते हैं माउंटेज कहा जाता है। तथा इसके अंदर कह सकते हैं कोकून को इसके अंदर कह सकते हैं चारों ओर स्पिन करता है। स्पिन करता है मतलब इसके अंदर एनिमल अपने चारों ओर रोटेट करता है, घुमाता है, या क्या जा सकता है सामान्य भाषा में अपने चारों ओर इसके अंदर कह सकते हैं लपेटता है उसको, अपने जंतु अपने शरीर के चारों ओर, उसको कहा जाता है इसके अंदर कह सकते हैं स्पिन करता है। और प्यूपा अवस्था में इसके अंदर कह सकते हैं परिवर्तित हो जाता है। तो जब इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट से रेशम बाहर निकलेगा, कोकून के चारों ओर इसके अंदर कह सकते हैं स्पिन करता है, रोटेट करेगा, और इसके नेक्स्ट अवस्था आ जाती है जिसको कहा जाता है प्यूपा अवस्था।
माउंटिंग इसका निम्नलिखित विधियों के द्वारा की जा सकती है। उसके लिए अलग अलग मेथड हो सकते हैं, जैसे एक तो मैनुअल किया जा सकता है, हाथ से भी किया जा सकता है। हाथ से संग्रहित करना, हैंड पिकिंग, मतलब इससे मैनुअल की जा सकती है, हाथ से भी की जा सकती है। कैसे? इस विधि में जो परिपक्व कीट को हाथ से एक एक करके इसके अंदर कह सकते हैं ट्रे में संग्रहित किया जाता है। जो भी इसके अंदर कह सकते हैं कीट या इंसेक्ट इसके अंदर मैच्योर हो चुका है, जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं कोकून के चारों ओर इसके अंदर कह सकते हैं रेशम का इसके अंदर कह सकते हैं स्पिन हो चुकी है, पीपावस्था में परिवर्तित हो चुका है, उसको एक एक इंसेक्ट को इसके अंदर कह सकते हैं उस ट्रे में से बाहर निकाला जाता है और दूसरी ट्रे में ट्रांसफर किया जाता है। तो एक तो ये प्रोसेस हो सकता है जो कि मैनुअल होता है, हाथ से किया जाता है। नेक्स्ट इसका नेट मेथड या जाली विधि, जाली का उपयोग किया जाता है। जब कीट इसके अंदर कह सकते हैं मैच्योर हो जाता है या परिपक्व हो जाता है, उस समय जाली को इसके अंदर कह सकते हैं बेड पर फैला दिया जाता है तथा कुछ समय के लिए इसके अंदर कह सकते हैं छोड़ दिया जाता है, या जिसे कहा जाता है लेफ्ट फॉर सम टाइम। उस समय के लिए इसके अंदर कह सकते हैं उस जाली को उस इसके अंदर कह सकते हैं मैच्योर जो कीट होता है उस पर छोड़ दिया जाता है ट्रे में। इसके बाद परिपक्व कीट, जो मैच्योर हो चुका है कीट, इसके अंदर धीरे धीरे रेंग कर जाली में आ जाता है। मतलब इसके अंदर जो इसके अंदर कह सकते हैं ट्रे है, उसके ऊपर जो आप जाली लगा रहे हैं, मैस या जाली जो लगाई जाती है, ऐसे पोर होते हैं जिसमें से एनिमल बाहर निकल सकता है। तो इसमें से जो जाली है इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट इसमें से बाहर निकलकर ऊपर आ जाएगा इन पोर से होकर। तो ये मेथड तो होता है इसके अंदर कह सकते हैं नेट मेथड कहलाता है, जिसमें से मैच्योर जो भी इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल होगा इस जाली को क्रॉस करके इसके अंदर कह सकते हैं ऊपर की ओर आ जाता है। क्योंकि डेड होगा या मृत होगा वह इसके अंदर कह सकते हैं वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वह नीचे पाया जाएगा, जाली से ऊपर नहीं आ सकता। तो सेकंड मेथड हो गया जाली विधि। थर्ड हो सकता है इसके अंदर ब्रांच मेथड या शाखा विधि। ब्रांच मेथड में क्या होता है, इस विधि में सहतूत की छोटी छोटी शाखाओं को कीट पर इसके अंदर फैलाया जाता है। सहतूत की जो पत्तियां होती हैं उनकी छोटी छोटी जो ब्रांचेस होती है, टुकड़े होते हैं, उनको पूरा इसके अंदर सहतूत की इसके अंदर कह सकते हैं पत्तियों को फैलाया जाता है इंसेक्ट या कीट पर। और परिपक्व कीट जो होता है इसके अंदर धीरे धीरे रेंग कर माउंटेज पर आ जाता है। मतलब जो पत्तियां होती है, टुकड़े होते हैं या जो टहनियां पाई जाती हैं, उसकी सहायता से उसके लिए रास्ता बनाया जाता है। जैसे पुल बनाते हैं, तो पुल बनाते हैं तो एक इसका एक मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको क्रॉस करके जा सकता है। तो ये लकड़ी को क्रॉस करके जाएगा। जैसे आप घर पे भी जैसे यूज करते होंगे कि एक तिनका लेते हैं तो उसके ऊपर इसका चींटी चढ़ जाती है, या कोई दूसरा इसका इंसेक्ट होता है वह चढ़ सकता है और आपके हाथ पर आ सकता है। तो यहाँ पर सहतूत की जो छोटी छोटी शाखाएं होती हैं उनका इसका उपयोग किया जाता है माउंटिंग के लिए। और माउंटेज जहां पर भी इसका कह सकते हैं यह प्रोसेस होता है, माउंटेज इसका स्थान जो होता है इसके अंदर, वहां पर उसको टहनी से द्वारा इसके अंदर पहुंचाया जाता है। इसके कारण उसको ब्रांच मेथड कहा जाता है। और नेट के द्वारा होता है तो नेट मेथड, और मैनुअली कर रहे हो आप तो इसको इसके अंदर कह सकते हैं हैंड पिकिंग मेथड कहा जाता है। इसके अलावा सिल्क का जो सिक्रीशन किया जाता है, सिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है 60 to 70% तो इसके अंदर कह सकते हैं इसमें फाइब्रोइन प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो पाया जाता है इसके अंदर कह सकते हैं एक तो होता है फाइब्रोइन, और दूसरा इसके अंदर जो होता है इसको कहा जाता है सेरिसिन। सेकेंड इसके अंदर जो हो सकता है उसे सेरिसिन प्रोटीन कहा जाता है। तो इसके अंदर सिल्क का जो सिक्रीशन किया जाता है इसमें दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। दो प्रकार के प्रोटीन से मिलकर इसके अंदर सिल्क का निर्माण होता है। 60 to 70% तो 60 से 70% तो उसमें फाइब्रोइन होता है, और दूसरा 20 से 25% सेरिसिन होता है। दोनों प्रोटीन मिलकर सिल्क का निर्माण करते हैं। और सिल्क इसके अंदर कह सकते हैं जो फाइब्रोइन प्रोटीन होता है वह टफ होता है, हार्ड होता है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं उसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है इसका सिल्क में इसके कारण होती है, लेकिन जल में अविलेय होता है। ये जो प्रोटीन होता है इसके जल में अविलेय होता है। और इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं फाइब्रोइन जो प्रोटीन होता है इसके अंदर सिल्क का जो कोर भाग होता है, मुख्य जो भाग होता है उसको बनाने का कार्य करता है। तो मुख्य भाग इसके अंदर फाइब्रोइन प्रोटीन के द्वारा बनता है, जो लगभग इसके अंदर जो सिल्क जो भी पाया जाता है उसमें प्रोटीन के अनुसार बात करें 100% में से 70% फाइब्रोइन होता है, इलास्टिसिटी और हार्ड होता है। इसके अलावा जल में अविलेय होता है।
सेरिसिन जो प्रोटीन होता है इसके अंदर कह सकते हैं वह जिलेटिनस गम के समान होता है। गर्म जो पानी होता है इसके अंदर कह सकते हैं उसमें विलय होता है। सेरिसिन जो प्रोटीन होता है इसके अंदर कह सकते हैं गर्म पानी में विलय होता है। और जिलेटिन या गम के समान होता है, जैसे कोलगेट जिस प्रकार से होता है या गम इसके अंदर आप यूज करते हैं गोंद को, गीला जो इसके अंदर कह सकते हैं मटेरियल जो होता है इसके अंदर, वैसा इसके अंदर कह सकते हैं 20 से 25% सेरिसिन प्रोटीन इसमें पाया जाता है। रियरिंग के बाद में नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है सेरिकल्चर, जो इसके अंदर कह सकते हैं पाया जाता है, उसमें कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, रोग कौन कौन से हो सकते हैं इसके रेशम कीट में। रेशम कीट में इसके अंदर कह सकते हैं जो उत्पादक क्षमता होती है, प्रोडक्शन जो होता है सिल्क का इसके अंदर, वह किस पर निर्भर करता है कि वह इसके अंदर कह सकते हैं पर्टिकुलर टाइप का जो इंसेक्ट होता है उसमें किसी प्रकार की कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होना चाहिए। लेकिन कौन कौन से रोग इसमें पाए जा सकते हैं, जैसे उत्पादक क्षमता को इसके अंदर कह सकते हैं जैसे प्रभावित किया जा सकता है, प्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं इसमें रोग ग्रसित होने पर इसके अंदर कह सकते हैं प्रोडक्शन अफेक्ट होता है, प्रभावित हो सकता है। रेशम कीट में अलग अलग कारक इसके अंदर कह सकते हैं रोग फैला सकते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा भी हो सकता है रोग, प्रोटोजोआ के द्वारा भी हो सकता है, और इसके अंदर कह सकते हैं फंजाई के द्वारा भी हो सकता है। तो इंसेक्ट इसके अंदर प्रोटोजोआ के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा और फंजाई के द्वारा इसके अंदर प्रभावित होते हैं। इस कारण इसे बैक्टीरियल डिजीज अलग होगी, प्रोटोजोआ के द्वारा जो डिजीज होती है वह अलग होती है, और तीसरा फंगस के द्वारा जो डिजीज होती है इसके अंदर वह अलग होती है। तो 3 अलग अलग प्रकार के जो कारक होते हैं वह रोग उत्पन्न कर सकते हैं इसके अंदर सिल्कवर्म या रेशम कीट में। फर्स्ट इसके अंदर हो सकता है पेब्राइन रोग। फर्स्ट इसके अंदर पेब्राइन डिजीज जो होती है इसके अंदर, ऐसे वेरी शॉर्ट आंसर में डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि पेब्राइन रोग जो होता है इसके अंदर कौन से जंतु में पाया जाता है। तो सबसे पहले तो पेब्राइन रोग इसके अंदर कह सकते हैं जो पाया जाता है रेशम कीट में पाया जाता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के इसमें एनिमल होते हैं। पेब्राइन रोग इसके अंदर कह सकते हैं जो है इस रोग को अन्य नाम से जाना जाता है, इसे कट्टा रोग भी कहते हैं। कट्टा रोग इसके अंदर कह सकते हैं इसे कहा जाता है, जिसमें यह रोग इसके अंदर कह सकते हैं किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं नौसेमा, बोम्बाइसिस, नागेली, 3 इसके अंदर कह सकते हैं जो एनिमल के जो नाम है। नौसेमा आपको इसके अंदर बताया गया था, इसके अंदर प्रोटोजोआ का वर्गीकरण जब बताते हैं फर्स्ट ईयर में बताया गया था आपको, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण जब बताया जाता है तो नौसेमा जो जंतु होता है प्रोटोजोआ के वर्गीकरण में कौन से इसके अंदर कह सकते हैं वर्ग इसके अंदर उपसंग में आता है, नीडोस्पोरा में। नीडोस्पोरा इसके अंदर कह सकते हैं उपसंग का जंतु है। नीडोस्पोरा इसके अंदर कह सकते हैं उपसंग है प्रोटोजोआ का, उसके अंतर्गत आता है। जो कि नौसेमा जो इसके अंदर ये रोग उत्पन्न करता है, एक तो रेशम कीट में भी करता है और मधुमक्खी में भी करता है। और रेशम कीट में जो करता है उसे नौसेमा बोम्बाइसिस नागेली कहा जाता है, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं यह स्पीसीज होती है इसके अंदर बोम्बाइसिस नागेली, जो कि पेब्राइन रोग उत्पन्न करती है। एनिमल का नाम है नौसेमा। इसमें इस रोग में इसके अंदर कह सकते हैं इन्फेक्शन इसके अंदर जो होता है ओवरीज में और मुख के द्वारा फैलता है। जो इसके एनिमल है नौसेमा, जो कि ओवरीज के द्वारा या माउथ के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल में रोग उत्पन्न करता है। रोग के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं जिससे रेशम कीट का क्या प्रभाव पड़ सकता है, जैसे इसमें जो एग या अंडे जो पाए जाते हैं इसके हार्डली या दृढ़ता से जुड़े हुए इसके अंदर कह सकते हैं नहीं रहते हैं। एग इसके अंदर जो होते हैं इसके अंदर टाइटली इसके अंदर जुड़े हुए पाए जाते हैं, लेकिन इसमें इसके लूजली इसके अंदर कह सकते हैं जुड़े हुए पाए जाएंगे जब इसके अंदर पेब्राइन डिजीज या पेब्राइन रोग प्रोटोजोआ के द्वारा जो होता है। एक तो लूज इसके अंदर कह सकते हैं एडहेरेंस, मतलब टाइटली इसके अंदर जुड़े हुए नहीं पाए जा सकते, तो वह रोग पेब्राइन रोग होता है रेशम कीट में। दूसरा होता है इसके अंडे पर इसके अंदर कह सकते हैं ब्लैक डॉट बन जाते हैं, काले धब्बे बन जाते हैं, तो वह रोग इसके अंदर पेब्राइन रोग होता है। इसमें वृद्धि और विकास दोनों प्रभावित हो जाता है। एनिमल में इसके अंदर कह सकते हैं इसमें डेवलपमेंट भी नहीं होता है, न उसकी ग्रोथ होती है, साइज भी कम रह जाती है, और उसमें द्वारा कोकून का जो प्रोडक्शन होता है, सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वह भी प्रभावित हो जाता है। सलब या मौत का जो शरीर होता है इसके अंदर डिफॉर्म्ड हो जाता है, विकृत हो जाता है। नॉर्मल जो इसके अंदर कह सकते हैं उस जंतु का शरीर जो पाया जाता है उसकी तुलना में विकृत हो जाता है, मतलब विंग्स छोटे या बड़े हो सकते हैं, एनिमल की साइज छोटी या बड़ी हो सकती है, एंटेना जो इस पे पाए जाते हैं वो स्मॉल हो सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा हो सकता है। तो ये जो इसके अंदर कह सकते हैं स्ट्रक्चर पाया जाता है वह पेब्राइन रोग में पाया जाता है। ये लक्षण इसके अंदर या फीचर्स उसमें पाए जा सकते हैं, जो कि एनिमल में अंडों को प्रभावित करता है, ग्रोथ को और विकास को प्रभावित करता है। इसके अलावा जंतु के शरीर या बॉडी भी इसके अंदर कह सकते हैं इसके द्वारा चेंज या परिवर्तित हो जाती है।
तो पेब्राइन रोग नौसेमा के द्वारा होता है। तो पेब्राइन रोग इसके अंदर ये भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा। और इसमें कौन से जंतु में पाया जाता है, रेशम कीट में पाया जाएगा। जैसे इसमें जो पर्टिकुलर जो एनिमल होता है इसके अंदर कह सकते हैं इसमें जो डॉट पाए जाते हैं, एनिमल पर जो लार्वा जैसे पाया जाता है वह समान रूप से नहीं पाया जाता, फूल जाता है। साइज इसके अंदर बीच में से जैसे इसकी बड़ी हो जाती है और किनारे पर जैसे इसके अंदर कह सकते हैं पहले जैसे ही पाया जाता है बीच में से फूल जाता है। तो साइज इसकी इसके अंदर कह सकते हैं चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है बीच में से फूलने के कारण। तो इस रोग का उपचार कैसे कर सकते हैं, रोग रहित अंडे तथा सलब का उपयोग करना चाहिए। तो ऐसे इसके अंदर कह सकते हैं एग का उपयोग किया जाए जिसपे किसी प्रकार का कोई रोग नहीं हो। और दूसरा इसके अंदर कह सकते हैं ऐसे मौत का उपयोग किया जाता है जिसको इसके अंदर कह सकते हैं रोग नहीं हुआ है। मतलब जो रेशम कीट होता है जो कि मौत होती है, बटरफ्लाई नहीं होती, तितली नहीं होती, मौत या जिसको सलब कहा जाता है। तो ऐसे होने चाहिए जिसका इसके अंदर कह सकते हैं इन्फेक्शन फ्री या डिजीज फ्री हो, और अंडे भी डिजीज फ्री होंगे उसका इसके अंदर कह सकते हैं उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा 2% फॉर्मेलिन से भी स्टरलाइज किया जा सकता है उस एरिया को जहां पर इसके अंदर कह सकते हैं पर्टिकुलर रेशम कीट का पालन किया जाता है। तो इससे भी इसके अंदर कह सकते हैं रेशम कीट के जो हाउस होता है जहां पर ट्रे वगैरह उपयोग में लेते हैं और जो भी एपरेटस उपयोग में लेते हैं, जाली वगैरह जो भी उपयोग में लेंगे यहाँ पर, उसको 2% फॉर्मेलिन से स्टरलाइज करना चाहिए। तो ये टॉपिक इसके अंदर नेक्स्ट इसके अंदर कंटिन्यू करेंगे जो कि रेशम कीट में रोग